डिस्कस किया था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैंपल, जिसमें हमने उसकी फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया था कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, यानी सिंगल प्रोपोर्शन गिवन हो तो उसके सिग्निफिकेंस का टेस्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी जब दो प्रोपोर्शन दिए हों और उनके बीच के डिफरेंस का सिग्निफिकेंस का टेस्ट। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई √PQ 1/N1 प्लस 1/N2, where P equals to N1 P1 plus N2 P2 divided by N1 plus N2 and Q equals to 1 minus P, and where N1 and N2 are population. So टेस्ट स्टैटिक को अगर हम कभी भी हम दो प्रोपोर्शन गिवन होंगे और उनके सिग्निफिकेंस पे अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमें टेस्ट स्टैटिक जेड का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी 800 पीपल आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1000 पर्सन वर फाउंड टू बी टी ड्रिंकर्स। मतलब ये कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से पहले 1000 में से 800 लोग चाय पीते थे। ठीक है, आफ्टर एन इंक्रीज इन द ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद 800 पर्सन वर नोन टू बी टी ड्रिंकर्स इन अ सैंपल ऑफ 1200 पीपल। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद 1200 में से 800 लोग चाय पीने वाले थे। ठीक है, so do you think that there has been a significant decrease in the consumption of tea after the increase in the excise duty? so हमें इस बात के सिग्निफिकेंस का टेस्ट करना है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद क्या कंजम्पशन में कोई चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी, कि क्या एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद कि जो कंजप्शन ऑफ टी है क्या उसमें डिक्रीमेंट हुआ है, क्या वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें में गिवन डेटा क्या है। सबसे पहले कि पहले सैंपल की अगर हम बात करें तो 1000 में से 800 लोग चाय पीने वाले थे और दूसरे में 1200 में से 800 लोग चाय पीने वाले थे। ठीक है, सो अब हम इन डेटा की हेल्प से दोनों प्रोपोर्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x बाई एन। P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक पहले प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हैं तो ये P1 इक्वल्स टू x1 बाई N1। सो x1 की वैल्यू कितनी है 800 और डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू कितनी है 1000। सो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8/10 यानी 4/5 यानी इक्वल्स टू में कितना मिलेगा हमें 0.8। एंड दूसरे प्रोपोर्शन की अगर हम वैल्यू फाइंड करें P2 तो क्या हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाई N2। सो x2 की वैल्यू कितनी है 800 और N2 की वैल्यू कितनी है 1200। सो कितना मिल जाएगा 800/1200 यानी 8/12 यानी 2/3 यानी कितना हो जाएगा 0.66। ठीक है, इसके बाद प्रोपोर्शन की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल P की वैल्यू। तो कैपिटल P क्या होता है P1 N1 प्लस P2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो कैपिटल P इक्वल्स टू P1 की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड की है 4/5 और N1 की वैल्यू कितनी है 1000 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है 2/3 अभी फाइंड किया हमने और N2 की वैल्यू कितनी है 1200। ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी पहला N1 कितना है 1000 और N2 कितना है 1200। सो अब इन डेटा को अगर हम सॉल्व करें तो हमें P की वैल्यू क्या मिलेगी 800 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 2200। इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 2200। सो इक्वल में हमें कितना मिल जाएगा 16/22 यानी फाइनली कितना आ जाएगा 8/11। सो ये हमें कैपिटल P की वैल्यू मिल गई 8/11। अब इसकी हेल्प से हम कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैपिटल Q की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल Q क्या होता है 1 माइनस P। सो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/11 यानी फाइनली कितना आ जाएगा 3/11। अब हम हाइपोथेसिस का सेटअप बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के प्रोपोर्शन जो होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है,
तो मतलब कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कंजप्शन ऑफ टी बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, प्रोपोर्शन सेम है अगर, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने और बढ़ने के बाद और बढ़ने से पहले दोनों ही कंडीशन में जो कंजप्शन ऑफ टी था वो क्या था, इक्वल था। ठीक है, नेक्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी प्रोपोर्शन, दोनों प्रोपोर्शन की अगर हमने वैल्यू जो फाइंड किया है उनमें क्या रिलेशन है। सो अभी अगर हमने प्रोपोर्शन की वैल्यू को अगर हम चेक करें, सो यहाँ पर हमने P1 की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 0.8 और P2 की वैल्यू कितनी आई थी 0.6। ठीक है, सो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 0.8 क्या है, 0.6 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 इज ग्रेटर देन P2। सो कैपिटल P की जो वैल्यू है सो अब हम ये देख रहे हैं कि P1 की जो वैल्यू है यानी पहले प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है दूसरे प्रोपोर्शन से क्या है, ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, P1 ग्रेटर देन P2। सो देयरफॉर वी यूज हियर राइट हैंड टेस्ट। अब टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई √PQ 1/n1 प्लस 1/n2। सो पहले प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी है 0.8 और दूसरे प्रोपोर्शन की वैल्यू 0.666 डिवाइडेड बाय कैपिटल P की वैल्यू 8/11 और कैपिटल Q की वैल्यू 3/11। सो पुट कर देंगे इसे। इसके बाद यहाँ पर 1/n1 की वैल्यू कितनी थी 1000 और n2 की वैल्यू कितनी थी 1200। अब इन डेटा को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 0.1334 डिवाइडेड बाई 0.01906। सो फाइनली इनको डिवाइड करने पे क्या आएगा 6.998। सो अब हम कंक्लूजन देखेंगे कि जेड की वैल्यू क्या है और इसको कंपेयर करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, सो हम ये देख रहे हैं कि जो हमने जेड की वैल्यू फाइंड की है वो कितनी है 6.998 आई है, जो कि ग्रेटर है किससे 1.645 से और साथ ही साथ ये ग्रेटर है किससे 2.33 से। अब ये दोनों क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, एक किस पर 5% और 1% पर। तो अब इन दोनों ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से ये क्या है ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कभी भी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से अगर ज़्यादा आती है तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि हेंस H0 इज रिजेक्टेड, यानी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट था उसका अपोजिट आ जाएगा आंसर। सो क्या लिखेंगे यहाँ, दैट इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी ड्यू टू इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ मशीन प्रोड्यूस 16 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 500 आफ्टर ओवरहॉलिंग यानी टेस्ट करने के बाद, जांच करने के बाद इट प्रोड्यूस 3 डिफेक्टिव इन अ बैच ऑफ 100। सो हैज़ द मशीन इम्प्रूव। तो इसको भी हमें ऐसे ही करना है जैसे भी पिछले क्वेश्चन को हमने किया था। दोनों के प्रोपोर्शन को फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसे फिर कंपेयर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन बताएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी नेक्स्ट कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे। ओके।